आज हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या पढ़ेंगे? अभी बताया क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। समझिए, हथियार डाल दो, बोर्ड पे फोकस करो। कल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया था तो आज वाला भी आएगा, कल वाला नहीं आया था तो आज वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब मिलता जुलता है, कुछ कुछ वैसा ही करने वाले हैं। ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, लेंथ ऊपर कहां तक जा रही है? इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, और नीचे। और क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो चार्ज भी कितना होगा इस पे? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट चार्ज है तो इसमें हम एक क्वांटिटी की हेल्प लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। कितनी है इसकी? लैम्डा कूलम पर मीटर। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर। समझ रहे बात को? इससे r डिस्टेंस पर कहीं एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मैं क्या रखता हूं? टेस्ट चार्ज। यहां रखूंगा टेस्ट चार्ज। P पॉइंट पे क्या रखना है मुझे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? अब इसके कैलकुलेशन करने के लिए मैं लूंगा एक छोटा सा एलिमेंट, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है? कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। ये चार्ज कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सटेंडेड है, तो इस पे कूलम्स लॉ काम करेगा नहीं, तो एक एलिमेंट लेके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एलिमेंट लूंगा मैं इस पे, यहाँ कहीं एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? dl। चार्ज कितना है? dq। समझ रहे हो बात को? अच्छा, इस पॉइंट को O मान लूं तो यहां से यहां तक की लेंथ मैंने मान ली है L। L पे जाके कितना लिया मैंने? dl। L डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ कितनी है? dl, और उस पर चार्ज कितना है? dq। पक्की बात है? अब ये चार्ज पॉजिटिव, और यहाँ जो टेस्ट चार्ज रखा है वो भी कैसा है? पॉजिटिव। ये कुछ एंगल भी बनाएगा P पॉइंट पे, कल जैसे कल बनाया था। थीटा एंगल पे जाके ये एंगल कितना हो गया? d थीटा। इतनी बात समझ में आई? इतने में कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? चलिए, तो अब ये क्योंकि पॉजिटिव है और जो टेस्ट चार्ज यहां रखा है वो भी पॉजिटिव है, तो ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लाइक दिस, छोटे से एलिमेंट का चार्ज dq, लेंथ dl, और इलेक्ट्रिक फील्ड d। d मतलब स्मॉल। स्मॉल लेंथ है तो स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल फील्ड है, स्मॉल फील्ड है इसलिए क्या लिख रहे हैं? de। इसको समझने के लिए दूसरे डायग्राम से समझ सकते हैं। ये हमारा पॉइंट चार्ज है, कितना? dq, और ये P पॉइंट है, ये इसका फील्ड है de। ये एंगल थीटा, ये थीटा। तो ना तो ये x पे आ रहा है ना y पे आ रहा है, तो क्या होगा? कंपोनेंट तोड़ेंगे, और इस तरफ जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कंपोनेंट क्या आता है? de cos थीटा। इस तरफ क्या आएगा? de sin थीटा। बात समझ में आ रही है? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इसलिए इसको बोल देंगे dh, ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसलिए इसको बोल देंगे dv। दोनों को इंटीग्रेट करके काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन तो तब करेंगे जब d की वैल्यू पता होगी। d की वैल्यू कब पता होगी? जब चार्ज की वैल्यू पता होगी। तो देखिए जरा, चार्ज की बात समझे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अपॉन लेंथ। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? लैम्डा एल। dq कितना हो गया? लैम्डा dl, है ना? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए आगे चलते हैं। इतनी बात ओके? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बता रखा है बार बार? के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो के इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? ये एल है, ये आर है, इसको एस मान लू, कोई दिक्कत? तो क्या लिखूं यहाँ? एस स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
E इज इक्वल टू के क्यू बाय एस स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू के डी क्यू बाय, इतनी बात समझ आई। यहां तक किसी को भी किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो पूछिए, जब डाउट्स नहीं रहेंगे क्लियर हो जाएगा, फिर आगे चलते हैं। बोलिए, किसी को कोई डाउट? किसी कल जैसे करा था वैसे ही तो कर रहे भाई, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? चले आगे, मिटा दें इसको। तो हॉरिजॉन्टल निकाले पहले वर्टिकल निकाले? बताओ बताओ क्या निकाले पहले? अच्छा, DE हमारा आया के डी क्यू बाय, और डी क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं? लैम्डा DL। थोड़े से इसमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। देखो यहां दो वेरिएबल है, यहां कितने वेरिएबल है? ये एलिमेंट को अगर मैं ऊपर नीचे शिफ्ट करूं तो क्या होगा? ऊपर ले जाने पे एंगल भी बदल रहा है और लेंथ भी बदल रही है, तो हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये रब कर दें फिर वाला, या यही देख लो फिर एक साथ रब कर देंगे। टेन थीटा अगर मैं लूं तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? L, और बेस क्या है? तो L की वैल्यू क्या हो गई? डिफरेंशिएट कर दूं तो DL की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आएगी नहीं आएगी? भाई डिफरेंशिएशन आता है 12वीं क्लास में आ गए। टेन थीटा का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा ही होता है। अच्छा, यहां भी जगह है थोड़ा सा। अगर मैं कॉस थीटा ले लूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूं। बेस क्या है? R, और ये क्या है? S। तो S की वैल्यू R बाय कॉस थीटा या R सेक थीटा हो सकती है, नहीं हो सकती है? तो S स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगी या नहीं होगी? ये दोनों वैल्यू, एक तो ये वाली और एक ये वाली, मैं इसमें यूज करूंगा तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। DL की कितनी आई? R सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और S स्क्वायर की R स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इस R से स्क्वायर कट गया तो K लैम्डा बाय R डी थीटा आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या ये वही वैल्यू नहीं है जो कल आ रही थी रिंग में? आया समझ? नहीं आया? टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और तुम्हारे एक्सप्रेशन कुछ सेटिस्फाई करने वाले लग नहीं रहे मुझे। एक बार और बता देता हूं जल्दी से, भेजे में आ जाएगा तुम्हारे। चलो फिर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो काम समझाने का ही है। मतलब जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना क्लास में, यहां से जाते हुए सोचो ये भेजे में परमानेंटली सेट हो जाना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, फिर तब तो कुछ होगा, वरना फिर गड़बड़ है। जिनको आ गया बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आया एक बार फिर समझ लीजिए। जिनको आ गया उनका भी रिवीजन हो जाएगा। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, लेंथ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है। यहां से r डिस्टेंस पे मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पॉइंट P है, इस पॉइंट को मैंने O मान लिया। इससे L डिस्टेंस पे जाकर के मैंने एक एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है dl और इसका चार्ज है dq। ये एलिमेंट यहाँ कुछ एंगल बनाएगा, लेट इट बी थीटा। अपर एंड से ज्वाइन करते हैं तो ये छोटा सा एंगल बनेगा d थीटा।
अब ये जो एलिमेंट है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। समझने के लिए दूसरा डायग्राम बना के समझ सकते हैं। यहाँ हमारा एलिमेंट है जो कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है तो उसका फील्ड भी छोटा सा ही होगा, इसलिए उसको मैं डी लिख रहा हूं। ये एंगल थीटा, ये आर, ये एल, ये एस, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। जिस तरफ थीटा उस तरफ कॉस कंपोनेंट आता है, दूसरी तरफ साइन कंपोनेंट आता है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इसलिए डीएच कहूंगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है इसलिए डीवी कहूंगा। आप जानते हैं लैम्डा क्यू बाय एल होता है, तो क्यू की वैल्यू लैम्डा एल हो जाएगी, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। यहाँ छोटा फील्ड है डी, तो ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके बाद मैंने आपको बताया tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो डायग्राम की हेल्प से इसको एल बाय आर लिख सकता हूं। आर की वैल्यू आर बाय एल हो जाएगी ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एल की वैल्यू आर tan थीटा हो जाएगी। डिफरेंशिएट कर दूं तो डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगी। दूसरा मैंने cos थीटा यूज किया जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसको r बाय एस लिख सकता हूं। s की वैल्यू r बाय cos थीटा हो गई, s की वैल्यू r sec थीटा हो गई। स्क्वायर कर दूं तो s स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो गया। ये दोनों वैल्यू मैं डी के एक्सप्रेशन में इसमें डाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ये इधर से ये इधर से, तो डी का एक्सप्रेशन मुझे मिल गया क्या, के लैम्डा सॉरी लैम्डा डीएल बाय एस स्क्वायर। डीएल की वैल्यू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एस स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, के लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में हो गया आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट, आर से स्क्वायर खत्म, डी ई की वैल्यू मिल गई के लैम्डा बाय आर डी थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। सबको आ गया, पक्की बात है। अब कुछ नहीं बचा है इसमें, समझने का काम खत्म हो गया। इतना आया बेटा। अब डीएच को इंटीग्रेट कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टल फील्ड मिल जाएगा, और डीवी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो वर्टिकल फील्ड मिल जाएगा। दोनों को जोड़ दूंगा, रिजल्टेंट निकाल लूंगा तो नेट फील्ड मिल जाएगा। डायग्राम की जरूरत नहीं है, रब करते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल फील्ड कितना हो जाएगा, डी एच का इंटीग्रेशन, डी एच बोले तो डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, डी की वैल्यू के लैम्डा बाय आर डी थीटा कॉस थीटा। लिमिट इनफाइनाइट वायर है तो -π/2 से, जिनको नहीं आ रही है बात समझ में, समझा देता हूं एक बार। ये वायर है, इस बार फाइनाइट ले लिया मैंने, इनफाइनाइट नहीं ले रहा मैं। तो ये कुछ एंगल बन रहा है यार थीटा। अगर मैं इस एलिमेंट को यहां से खिसका के नीचे ले आऊं यहां, तो ये इस तरह से ये लाइन झुकनी शुरू हो जाएगी और एंगल घट के कितना हो जाएगा, 0। और अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर ले जाऊं तो एंगल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जब इंफिनिटी पे चला जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा। मेरा हाथ सीधा हो गया, जैसे ये लाइन सीधी हो जाएगी तो एंगल कितना हो गया, 90। ऐसे ही नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा, 90। तो एंगल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम +π/2, यानी कि +90 से -90 या -90 से +90। नीचे -90 तक जा सकता है, ऊपर +90 तक जा सकता है। नीचे -π/2 ऊपर +π/2, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। काम खत्म है यार।
के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे डी थीटा के रेस्पेक्ट में। अंशु बेटा बोल क्या आएगा? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं, पक्की बात है? पड़ोसी से सहमति लेके हाँ कर दिया तुमने आखिरकार। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। चलिए ये हो गया साइन प्लस पाई बाय 2 माइनस साइन ये कितना हो गया भाई? ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 बोले तो 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? चलो दूसरे साइन 90 की कितनी होगी? चलो अलग तो नहीं होगी, दूसरा है तो कुछ अलग होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। के लैम्डा बाय आर और ये 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो हॉरिजॉन्टल फील्ड कितना आ गया? बात समझ में आई? पक्की बात है? नोट करना है किसी को? आगे चले वर्टिकल बता दें, पूरा आएगा नहीं उनके स्पेस में, इसलिए मिटा के दोबारा कर देते हैं, या कर देते हैं, चलो थोड़ी देर बाद मिटा देंगे। वर्टिकल क्या होगा? dv का इंटीग्रेशन। dv की वैल्यू क्या होगी? de साइन थीटा का इंटीग्रेशन। लिमिट माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। d की वैल्यू के लैम्डा बाय आर डी थीटा। साइन थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में लिमिट माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। इज दैट ओके? हाँ भाई, कौन बताएगा? तू ही बता यार। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, चलो अच्छी लड़की है, पढ़ने वाली बच्ची है। के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस थीटा माइनस पाई बाय 2 से, ये नेगेटिव बाहर ले लो तो माइनस के लैम्डा बाय आर कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस माइनस पाई बाय 2। तो कॉस और सेक जो हैं ये नेगेटिव साइन कंज्यूम कर जाते हैं, पहले ही बता रखा है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 मतलब कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 0 और 0 की मल्टीप्लाई होके 0। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 0, हॉरिजॉन्टल है 2 के लैम्डा बाय आर। तो क्या नेट फील्ड भी 2 के लैम्डा बाय आर होगा? के को खोल दो तो यही बन जाता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपको याद करना है, बहुत जगह बहुत बार पूछा गया है। समझ आया नहीं आया? रब कर दें इसको। ये मैंने बता दिया, ठीक है। नॉर्मल लेवल के एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है इस पे, ठीक है। एनसीईआरटी पे इसका डेरिवेशन करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो डेरिवेशन एडिशनल एक्सरसाइज में है, तो बोर्ड की तरफ से निश्चिंत रहिए, बोर्ड में तो नहीं पूछा जाने वाला जल्दी से, ठीक है। लेकिन ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो बड़ी अच्छी बात है। फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। अभी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, मॉडिफिकेशन कर दें। इनफाइनाइट वायर ना दिया जाए आपको कोई फाइनाइट लेंथ दे दी जाए कि इसका फील्ड बताओ, तो वैल्यू बदल जाएगी। तो उस केस में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, लिमिट्स तो बदलनी है भाई। वायर की लेंथ अगर बदल दी तो इनफाइनाइट है तो ऊपर 90 तक जा रहा है, नीचे 90 तक जा रहा है एंगल। लेकिन अगर इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, तो नीचे किसी सर्टेन एंगल तक जाएगा। लेट इट बी थीटा, माइनस थीटा मान लो, ऊपर प्लस थीटा मान लो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी इसमें? माइनस पाई बाय, इसी में बता देता हूं क्यों खामखा इतनी मेहनत करवाऊं उससे। माइनस थीटा से प्लस थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा?
माइनस थीटा से प्लस थीटा। इसकी सेहत से प्यार है तो बेटा बंद कर लो इसको, ठीक है, माइनस थीटा प्लस थीटा। चलिए तो लिमिट हो गई, यहां क्या आएगा प्लस थीटा और यहां क्या हो जाएगा माइनस थीटा, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस थीटा, यहां चेंजेस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल फील्ड आ जाएगा, या जरूरी इसमें भी और चेंजेस जोड़ लो, मैं कह रहा हूं एक ऐसा फॉर्मूला निकाल लो ना जो सब पे अप्लाई होता हो। ये जरूरी है क्या दोनों एंगल बराबर होंगे? अनइक्वल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। एक को थीटा 1 ले लो, एक को थीटा 2 ले लो, कलेश काटो। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा 2 और 1, फाइनल लिमिट पहले आएगी ना, तो साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या k लैम्डा बाय r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। अच्छा वर्टिकल की बात करें उसमें फिर लिमिट बदल देते हैं, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, 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 और ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर आ गया थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये वाला नेगेटिव साइन तो कॉस कंज्यूम कर जाएगा और फाइनल एक्सप्रेशन आपका क्या बनेगा माइनस के लैम्डा बाय r कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और ये नेगेटिव फिर से अंदर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा के लैम्डा बाय r कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये इनफाइनाइट पे भी अप्लाई होगा, फाइनाइट पे भी अप्लाई होगा। और जब हॉरिजॉन्टल फील्ड और वर्टिकल फील्ड आपके निकल जाएंगे तो रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो कैसे, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर वर्टिकल का स्क्वायर रूट, खत्म। तो इनफाइनाइट वायर पे इससे बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। बात समझ में आई, क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताइए। आ गया, रब कर दें, पक्की बात है। अभी कह रहा हूं किसी को कोई भी दिक्कत है इसमें कहीं से कहीं तक भी पूछ सकते हैं आप, और ऐसा नहीं है कल बताने से मना कर दूंगा, कल पूछोगे फिर बता देंगे भाई हमको। ओके चले आगे। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया इनफाइनाइट वायर की वजह से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है नोट्स कॉपी कर लीजिएगा, नोट्स पहले करवा चुका हूं, दोबारा करवा रहा हूं, इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। तभी सोचेंगे बड़ी जल्दी बताया, बड़ी जल्दी मिटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान है मेरा। ये सब कुछ हो चुका है, दोबारा चल रहा है, एनसीईआरटी भी कर चुके हैं इस चैप्टर की हम। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में EPE, सिंबल इसका U होता है, कैपिटल U। बताइए कितने लोग बता सकते हैं? बताओ, चलो तुमसे पूछते हैं आज। खड़े हो जाओ और जोर से बताओ।
बस खत्म? और भी है कुछ? बैठो, बताओ। डेफिनेशन नहीं पूछनी है मुझे, कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो बताइए। हिंदी में करो, उर्दू में करो, संस्कृत में करो, फारसी में करो, अरेबिक में करो। एक टेस्ट चार्ज को यानी पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट पी में लाने में जो पॉइंट किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अच्छा में जो वर्क होता है एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू उस चार्ज यूनिट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है वो समझिए। तुम्हें आता है? बताओ। अच्छा आपने कुछ भी बनाया, कोई है ना, कोई आपने डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, उसमें रॉ मटेरियल भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, सब कुछ लगेगा। आपका टोटल 50 रुपीज का खर्चा आया उसमें, तो आप 50 रुपीज से कम पे तो उसको सेल नहीं करेंगे ना, बिल्कुल भी। तो ये आपने एक वैल्यू सेट कर दी, इससे कम पे तो मुझे लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपका इतना इन्वेस्टमेंट उसमें हुआ है। सोसाइटी में किसी भी चीज का इवैल्यूएशन करेंसी में किया जाता है, तो आपने 50 रुपीज से उसको इवैल्यूएट कर लिया। अब साइंस में करेंसी नहीं चलती, यहाँ एनर्जी की बात होती है। जब आप कुछ क्रिएट करते हैं तो उसको क्रिएट करने में आप एनर्जी खर्च करते हैं, और जो एनर्जी आप खर्च करते हैं वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है, और जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे 11वीं से रट्टा मारते आ रहे हो, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स शेप, साइज और पोजीशन इज नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे बात को? अच्छा, आपने कोई ग्लास का टम्बलर या कोई बीकर ले जाके छत पे रख दिया, अपने घर की छत पे, टेरेस पे रख दिया, तो उसको ऊपर तक लेके जाने में कुछ एनर्जी खर्च हुई, वही एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई, जिसको आप कहते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आपने काम किसके अगेंस्ट किया था? ग्रेविटी के अगेंस्ट, इसलिए उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे बात को? बच्चों के टॉयज आते हैं, गन आती हैं, बुलेट को इंसर्ट करते हो आप अंदर, तो क्या होता है? आप फोर्सफुली इंसर्ट करते हो तो स्प्रिंग जो उसके अंदर लगी हुई है वो कंप्रेस हो जाती है। स्प्रिंग को कंप्रेस करने में आपने कुछ वर्क किया, वो वर्क स्प्रिंग के अंदर ही स्टोर हो गया, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, या प्रॉपर वर्ड्स यूज करें तो हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे बात को? जब वो छत पे टम्बलर रखा था, वो ऊपर से गिरेगा तो नीचे गिर के टूट जाएगा, उसको तोड़ने में भी तो एनर्जी लगी। वो तोड़ने की एनर्जी कहां से आई? वो वही एनर्जी है जो आपने ले जाकर के ऊपर उसको उसमें स्टोर कर दी थी। जब वो गिरा तो पोटेंशियल कन्वर्ट हुई काइनेटिक में, और नीचे जब स्ट्राइक हुआ तो उस काइनेटिक की वजह से वो टूट गया। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब, आप कुछ भी करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो क्या करते हैं? आप उस वर्क को करने में एनर्जी खर्च करते हैं, है ना? सीढ़ियां चढ़ते हो तो बड़ा मुश्किल, उतरना बड़ा आसान। समझ रहे बात को? क्यों? चढ़ते हुए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और जब उतर रहे हो तो जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास थी उसकी वजह से आप जल्दी उतर जाते हो। आ रही मेरी बात समझ में? सीढ़ियां उतरते हुए तकलीफ नहीं होती किसी को? कभी वैष्णो देवी घूमने गए हो या किसी ऐसी जगह पे घूमने गए हो तो चढ़ने में लगते हैं 6 घंटे, उतरने में 2 घंटे। क्यों? पोटेंशियल ऑलरेडी थी आपके पास। बात समझ रहे हो? कहानी को समझ में आ रही है? तो किसी सिस्टम को बनाने में हम जो वर्क करते हैं वो वर्क उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उसकी जेई मेंस में और नीट में क्वेश्चन बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को नजदीक लाएंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? एग्जैक्ट ये नहीं है, मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके आपसे पूछा। 2 इलेक्ट्रॉन्स को नजदीक लाएंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? इतना मत सोचो, तुमने कुछ वर्क किया या अपने आप ही आ गए?
ऑपोजिट नेचर के हैं, जबरदस्ती लेके जाना पड़ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों कैसे सेम नेचर के हैं, तो जबरदस्ती एक दूसरे के नजदीक लाना पड़ रहा है। अब जबरदस्ती एक दूसरे के नजदीक लाना पड़ रहा है तो क्या हुआ, तुमने कुछ वर्क किया, तुम्हारा किया हुआ वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता तो तुम्हें वर्क ना करना पड़ता, अपने आप ही आ जाते। एक इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ पे मौजूद था, इलेक्ट्रॉन या कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल -q या -e मान लो यार, तुम दूसरे को इन्फिनिटी से खींचते हुए लाए और यहां लाके जबरदस्ती बिठा दिया, दो चांटे लगा के बांध दिया, उसको फिक्स कर दिया, तो रुका तो रहेगा क्योंकि बांध रखा है, लेकिन जैसे ही छूटेगा गोली की रफ्तार से जाएगा ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। या ऐसा कह सकते हो, एनर्जी अप्रोच में इस बात को समझने की कोशिश करो, तुम जो लेकर के आए तो तुमने इस पर वर्क किया, वो वर्क इसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। कौन सी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और जैसे ही इसको भागने का मौका मिला, जैसे यहां से छूटा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में, और ये गोली की रफ्तार से निकला। बात समझ में आई। तो बेसिकली आप जब कोई सिस्टम बनाते हैं तो आप सिस्टम बनाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, और जब आप वर्क करते हैं तो वो वर्क स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, और इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जब स्टोर होती है तो किसी न किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट स्टोर की जाती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, आप यहां से कोई भारी भरकम सामान उठा के छत पे लेके गए तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने वर्क किया, और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने वर्क किया वही एनर्जी में स्टोर हो गया। दो मैग्नेट्स के सेम पोल, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, नजदीक लेकर के आओ तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन आप फिर भी नजदीक ला रहे हैं, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क करके आप उनको नजदीक ले आए हैं वो वर्क अब स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे की बंदूक लोड करी आपने, बच्चे की क्या, बड़ों की बंदूक में भी स्प्रिंग ही तो होती है। जब लोड कर रहे हो तो क्या हुआ, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, और स्प्रिंग को कंप्रेस करने में आपने कुछ वर्क किया। जो वर्क आप कर रहे हैं वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। उस एनर्जी को क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्जेस को नजदीक लाने पे भी कुछ वर्क करोगे, क्या कहलाएगी, बात समझ में आ गई। तो जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, तब हम एक चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से लाए, तब हम एक चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से लाए और ला करके यहां बिठा दिया। इसको लाने में कुछ वर्क हुआ क्या, कितना, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। हाँ, अबे किसी ने रोका क्या इसको लाने से, कोई था क्या दुनिया में जो इसको रोकता। जब किसी ने रोका ही नहीं तो कोई ओपोजिंग फोर्स नहीं है। जब कोई ओपोजिंग फोर्स नहीं है तो एक्सटर्नल एजेंट को भी कोई फोर्स लगानी नहीं पड़ी। जब कोई फोर्स लगानी नहीं पड़ी तो कोई वर्क हुआ नहीं, और जब कोई वर्क हुआ नहीं तो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर भी कुछ नहीं हुआ। तो इसकी एनर्जी कितनी है, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा ना। अब एक और पार्टिकल इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, इसका नाम है Q2। तो अब इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स होगी नहीं होगी, ये पहले वाला इसको आने देगा या नहीं आने देगा। तो इसकी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें फोर्स लगा के इसको जबरदस्ती लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा। तो जब हम एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगा के यहां तक लाना पड़ेगा तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो जो वर्क हम करेंगे वो ही स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसको यहां से यहां तक लाए, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, r। तो ऐसा करने में हमने कुछ वर्क किया, और वही वर्क किसमें स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब जब हम ला रहे थे तो क्या फोर्स जो लग रही थी वो कांस्टेंट थी या वेरिएबल थी, कांस्टेंट थी, वेरिएबल थी। अच्छा, तो वेरिएबल थी तो क्या कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, कितना, dx। अगर dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हुआ dw, तो dw की वैल्यू f डॉट dx होगी नहीं होगी, ये तो स्केलर होता है, ठीक है।
होगी नहीं होगी भाई? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, जो वर्क डन एनर्जी में स्टोर होने वाला है, जो मैं निकालना चाहता हूं, तो क्या मुझे डीडब्ल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा? ऐसे ही आएगा, काम खत्म। वर्क डन निकालना है, वही वर्क एनर्जी में स्टोर हो रहा है। कैलकुलेशन के लिए डीडब्ल्यू की वैल्यू डाल देंगे, कितनी होगी? एफ डॉट, दोनों वेक्टर कहां से ला रहे हो? इन्फिनिटी से। कहां तक ला रहे हो? आर तक। तो जब डॉट हटाऊंगा तो क्या आएगा? कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया? एफ डीएक्स कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, तो ये यहां पे जो हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स लेते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी इधर, डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, तो दोनों में एंगल कितना होगा? तो यहां cos 180 लिख दूं। cos 180 की वैल्यू बता जमूरे, अब तो याद हो गई। इलेक्ट्रिक फोर्स के Q1 Q2 बाय एक्स पे रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना अभी तो। और ये इन्फिनिटी से आर। कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले आओ भाई, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर तो अंदर रहेगा, गलती से आ गया, एक्स स्क्वायर dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r। इंटीग्रेशन आता है सबको? इसको ऊपर ले जाओ भाई, नहीं आता तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी से r। पावर में +1 किया, नई पावर से डिवाइड कर दिया, हो गया इंटीग्रेशन। ये हो गया जी हमारा माइनस के -1 अपॉन, ये लिख दो डिटेल में, x की पावर -1 अपॉन -1। ये -1 बाहर ले आओ, तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको नीचे ले जाओ तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो के Q1 Q2 1 ऊपर 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट करेंगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? तो फॉर्मूला क्या आ गया? और यही वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना, अब तक जो कुछ पढ़ा उसमें क्या क्या पढ़ा? फोर्स पढ़ा, फील्ड पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स और फील्ड में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, इसमें पावर 1 होती है, ठीक है। उसमें क्या था? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? के Q1 Q2 बाय आर। बात समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बता दो, रब कर दें इसको। हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है? तुम कुछ कहना चाह रहे हो? जिसके बारे में और बातें कर लेते हैं भाई थोड़ी सी। अब तो रट गया होगा, अब तो बहुत बार बता दिया, एक एक बात एक ही बात रिपीट हो गई, और अब भी नहीं रटा, तो फिर तो भैया अल्लाह मालिक है। चलिए देखिए आगे। पहली काम की बात, ये स्केलर होता है, कोई भी एनर्जी स्केलर होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होती है? यूनिट क्या होती है इसकी? एनर्जी है तो जूल होगी, जे से डिनोट करेंगे। ये भैया एसआई यूनिट है, कौन सी यूनिट है? अच्छा, सीजीएस यूनिट की बात करूं तो अर्ग होती है, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। 1 अर्ग में 10 की पावर -7 जूल होते हैं। सबसे छोटी यूनिट पूछने लगे हैं तो बता सकते हो
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैल्यू भी पूछी हुई है, एक नंबर में बोर्ड में आया हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 जूल होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, कोई सी भी एनर्जी हो F/T-2 रहेगा। अबे जब पूछो जब बताते नहीं हो कैसे हल्ले काटोगे। चलो कोई बात नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, मुझे बुलवा दोगे तुम क्या बताना है। बोल गया, स्केलर होता है, यूनिट हो गई, यूनिट का रिलेशन हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई। दूसरी चीज, ये हमेशा ऑलवेज डिफाइन फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसे दो पार्टिकल हैं Q1 और Q2, तो सिस्टम कितने बने, दोनों को मिला के एक सिस्टम बनेगा। और अगर तीन पार्टिकल हैं Q1 Q2 Q3, तो एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम। एक Q1 Q2 का सिस्टम, Q2 Q3 का एक सिस्टम, Q1 Q3 का एक सिस्टम। तो कितने सिस्टम बने, चार पार्टिकल अगर हैं तो 1 2 3 4 सिस्टम प्लस एक इन दोनों का और एक इन दोनों का, 1 2 3 4। तो एक सिस्टम 1 2 का, एक 2 3 का, एक 3 4 का, एक 4 1 का, एक 1 3 का और एक 2 4 का, तो 6 सिस्टम बनेंगे। अब कब तक ऐसे निकालते रहोगे, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ सिस्टम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आया है भाई, NC2 या n इंटू n-1/2। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और एक बात, ये भैया रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, दो तरह की क्वांटिटी होती है दुनिया में, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। मैंने कहा किसी बच्चे की हाइट 5 फीट 4 इंच है, एब्सोल्यूट वैल्यू। मैंने कहा कोई बच्चा है B, A से छोटा है, C से बड़ा है, तो A और C को लेके आओ, तब कंपेयर करके पता चलेगा बीच में कहीं होगी वैल्यू। तो ये क्या है, रिलेटिव वैल्यू। तो ऐसे ये भी क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी। तो जो किसी पे डिपेंड कर जाए उसको कहते हैं रिलेटिव, और जो किसी पे डिपेंड ना करे वो एब्सोल्यूट। यार बड़ी जल्दी है कसम से, तो जाओ चले जाओ, फिर आते क्यों फिर, ठीक, घर ही तो जाना है ना। अरे तो 5-10 मिनट डिले भी कर सकते हो उसको, हम भी वेट कर लेते हैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा। तुम ये देखो क्या इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज निकल गई फिर करवा लेना, उनसे करवा लेना। फिर बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिलेटिव किसको बोलते हैं, जो किसी पे, और एब्सोल्यूट किसको बोलते हैं, जो किसी पे डिपेंड। उतार के बैठ जा बेटा बैग, रेस में पीटी उषा की तरह भागना नहीं है तुम्हें, तुम हमें हम अनकंफर्टेबल कर देते हो, ठीक है भाई। मेरा काम नहीं है, मैं उड़ाने पे आऊं, निपटाने पे आऊं, इनमें से कोई बात नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक ये बता दूंगा, ये बता दूंगा, टॉपिक खत्म है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, निपटाने पे आऊं तो। और बीच में बहुत सारी बातें बताई, वो भी बताने पे आऊं। वायर का 2 बार बताया, एक बार में भी हो सकता था। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वही जब उसको है ना उसकी सिग्निफिकेंस खत्म कर दे रहा है, तो फिर मेरे लिए तो रह गया। तो अटेंशन दे करके समझ लो, तुम्हारा रिजल्ट मैटर करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी डीपली टॉपिक की तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है। ये भागम भाग में जिंदगी निकल गई, हुआ कुछ नहीं। 14 साल का वनवास काट लिया, 14 साल में भगवान राम भगवान बन गए थे, तो 14 साल का वनवास काट चुके हो एकेडमिक स्टडीज का, हाथ कुछ नहीं आया। समझ रहे बात को, तो आया हाथ अभी तक कुछ नहीं है तुम्हारे, क्यों भागम भाग में हो। तो कोई अगर तुम्हारे लिए एफर्ट्स लगा रहा है, अगर थोड़ी भी बुद्धि है तो जज कर सकते हो, मैं निपटा भी सकता हूं और मैं पढ़ा भी सकता हूं। तो निपटा नहीं रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, क्योंकि पढ़ाने में एफर्ट्स लगते हैं, निपटाने में नहीं लगते। समझ रहे बात को। तो जब मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं किसके लिए भाई, अब बुढ़ापे में मुझे तो एंट्रेंस देना नहीं कोई, तुम्हारा निकल जाए इसलिए बता रहा हूं, और तुम ही सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर क्यों बता रहा हूं। ये बैग उतार के हथियार डाल के तसल्ली से ठंडे दिमाग से एक बात सुना करो। 5-10 मिनट क्लास छूट जाएगी किसी भी सब्जेक्ट की, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी क्लास में तो 5-7 मिनट लेट आते हो, कभी 10 मिनट 15 मिनट लेट शुरू करता हूं मैं, लेकिन जब शुरू कर कोई आज तक डाटा किसी को किसी बात पे, जब क्लास शुरू हो गई तो ब्रेन की फुल अटेंशन यहाँ होनी चाहिए।
समझ रहे बात को? ये घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, स्कूल से घर, घर से स्कूल, भागते भागते बुढ़ापा आ गया तुम्हारा भी। समझ रहे बात को? एडल्ट होने वाले हो, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई नहीं तो 3 साल में, मैक्स टू मैक्स 3 में तो कोई नहीं, 2 में सब हो जाओगे। तो क्यों स्पॉइल कर रहे हो अपनी लाइफ? ठीक है, दुनिया परेशान, कोई बताने वाला नहीं मिलता, कोई बताने वाला मिल रहा तो तुम सुनने वाले नहीं हो। सुन लो भैया, काम की बता रहा हूं, बहुत काम की बात बता रहा हूं, काम ही आएगी। रिलेटिव है, रिलेटिव है मतलब डिपेंड करती है। अब किसी पे तो डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करती है? जिस पे डिपेंड करती है उसको कहते हैं क्या? डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो एग्जांपल से समझा दूंगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ऐसी चीज है जिसकी कभी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी कभी भी कोई वैल्यू नहीं होती। भाई बेंच के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, हमने कहा उसकी एनर्जी 5 जूल है। उसकी एनर्जी कितनी है? लेकिन 5 जूल कब है? जब ग्राउंड पे 0 है तब 5 जूल है। अगर ग्राउंड पे 2 जूल होती तो 5 ना होती, फिर उसकी होती 7 जूल। बात का मीनिंग समझना। Potential energy can be defined only when we have already defined a frame of reference or reference value has been taken. NCERT के सवाल पढ़ोगे, लिखा मिलेगा साफ साफ, the zero of the potential energy is to be taken at infinity. Frame of reference या तो ग्राउंड पे लिया जाता है या इन्फिनिटी पे लिया जाता है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 है तो यहाँ पे इतनी है, अब बताओ वहां पे कितनी होगी? ग्राउंड पे, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ग्राउंड पे 0 है तब किसी ऑब्जेक्ट की h हाइट पे mgh है। ग्राउंड पे अगर x है तो h हाइट पे फिर mgh नहीं रहेगी, mgh प्लस x हो जाएगी। तो ये रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है। जैसे एक बार एक दो टीचर फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन हो रहा था, तो बात चली ऐसी, तो बड़े काम की बात है इसलिए शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। बैटरी सब जानते हो, पढ़ेंगे जब पढ़ लेंगे, जानते तो हो बैटरी 10 वोल्ट की लगा दी। इसका मतलब क्या है? इस बात के ऊपर बहस कर गई। तो बहस कर गई, क्या मतलब है 10 वोल्ट का? 10 वोल्ट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इनके बीच में 10 का डिफरेंस है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? अब कोई यूं कहे जी ये +10 है और ये 0 है तो बात सही है। कोई कहे जी ये +0 और ये -10 है तो बात सही है। कोई कहने लगे ये +10 है ये -10 है तो बात गलत हो गई। और जनरली लोगों के दिमाग में ये दबा रहता है कि 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब पॉजिटिव वाला +10 वोल्ट और नेगेटिव वाला, ये मानते हैं सब। तो लेकिन अगर इसको +10 इसको -10 ले लोगे तो डिफरेंस कितने का हो गया? 20। भाई यार जाहिल, सीधा रख, कितना का डिफरेंस हुआ? बात समझ में आई नहीं आई? तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इवन ये भी हो सकता है कि इसका +5 और इसका -5, या ये भी हो सकता है इसका +3 और इसका -7, या ये भी हो सकता है इसका +7 इसका -3। लॉजिक समझ रहे हो? पोटेंशियल भी रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती इसकी। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता हो तब दूसरे का बताया जाता है। ऐसे ही ये एनर्जी जो है ये भी कैसी है? रिलेटिव क्वांटिटी, एब्सोल्यूट नहीं है। जब तक आप रेफरेंस डिफाइन नहीं करोगे तब तक बता ही नहीं सकते। और रेफरेंस कहां लिया जाता है? या तो इन्फिनिटी पे या फिर ग्राउंड पे। बात समझ में आ गई? ये इसके रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स हो गए। कल हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। बात समझ में आई?